अगर आप केवल इन टॉपिक को आप आज के इस वीडियो लेक्चर से पढ़ के जो सुन के मुझे और आप अपनी कॉपी में लिख कर नोट करके और अगर केवल इन टॉपिक को आप पढ़कर जाते हैं पूरी तरीके से, तो मैं आपको गारंटी लेकर कहता हूँ और दिखाऊंगा कि यहाँ से पूरे के पूरे कम से कम केवल इन्हीं टॉपिक को आपसे कम से कम 35 से 40 प्रश्न तो आपको केवल इन टॉपिक से मिल जाएंगे। मैं केवल आपको टॉपिक बता रहा हूँ और उन टॉपिक में से चुनिंदा टॉपिकों से बता रहा हूँ कि ये टॉपिक से, और छोटे टॉपिक, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा कि बहुत बड़ा पूरा का पूरा भारत का इतिहास पढ़ने बैठ जाओ, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। छोटा छोटा टॉपिक है तो जो, और वैसे टॉपिक जिनका आप शायद आपको नाम भी अभी याद भी ना हो, ऐसे टॉपिक के बारे में नाम बताने वाला हूँ। जैसे मैं बात करूँ मध्य प्रदेश के परिवहन के बारे में, परिवहन के बारे में बात कर लूँ, मैं जलवायु के बारे में बात कर दूँ, मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बात कर लूँ, मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में बात कर लूँ, इन सारे टॉपिकों के बारे में बताऊँगा कि क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है 3 पैटर्न में पूछी जाती है, 3 पैटर्न में होती है। पहला पेपर होता है जो वो होता है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं दोस्तों। पहला होता है जीएस पेपर फर्स्ट, जिसे सामान्य अध्ययन बोले जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो है इतिहास, भूगोल और इकोनॉमी, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। कुछ साइंस के और कुछ जो है आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सी सेट का पेपर होता है, दूसरा पेपर होता है सी सेट का। दोनों ही पेपर एक ही दिन में होते हैं और दोनों 2-2 नंबर के होते हैं। और जो है और जो पेपर सी सेट का होता है वो केवल क्वालिफाई होता है। इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मेरी सिस्टर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करती हैं और सिस्टर और जो है तो इनके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है इन टॉपिकों पर मैंने पहले ध्यान दिया था, जो टॉपिक यहाँ पर है सबसे पहले आपने ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप क्या पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन कौन से टॉपिक को और किन टॉपिकों पर देखिए। होता क्या है कि इतिहास मध्य प्रदेश का, भूगोल भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और अदर चीज़ों जो है यूनिट 10 भी सभी लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें कोई देखता भी नहीं। दोस्तों बोलते हैं कि हमने सिलेबस को कंप्लीट कर दिया, देखते भी नहीं, और वही लोग जाके जो है पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कुछ टॉपिक जो ऐसे टॉपिक हैं जहां आपको नाम भी पता नहीं, आप जानते भी नहीं है, सिलेबस को आपने ध्यान ही नहीं दिया, सही तरीके से पढ़ा ही नहीं, तो आप तो यही बोलेंगे ना कि अरे वो तो सिलेबस से आया ही नहीं, प्रश्न कहाँ से आ गया। और बाद में बोलेंगे हाँ ऐसे जो प्रश्न कहाँ से आ गया, वो तो ऐसे आ गया वैसे आ गया। कहाँ से आ गया प्रश्न? कहीं से नहीं आया, आपने पढ़ा ही नहीं, सही तरीके से आपने पढ़ाई नहीं की, तो कहाँ से बनेगा। आप टॉपिकों के नाम भी नहीं जानते हो, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिन्होंने आपने अभी तक ना तो पढ़ा होगा शायद, और अगर पढ़ा भी लिया होगा तो रिवीजन तो किया ही नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कौन है सबसे पहले जिसका मैंने नाम बताया, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मैं ओवरव्यू बताता हूँ दोस्तों, मैं इस सिलेबस से मुझे मतलब नहीं है, आप लोग सिलेबस को देखते रहिएगा। इसी सिलेबस में मैं बताता हूँ जो भूगोल है उसमें से सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मिट्टियों से आपको एक से एक ही प्रश्न मिलेगा। और इसके बाद मध्य प्रदेश की मिट्टी के बाद मध्य प्रदेश की दूसरा जो जलवायु, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न मिलते हैं। पिछले बार पूछा गया था मध्य प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इनके बारे में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इनके बारे में पूछा गया था। तो 11 कृषि जलवायु है, इनके बारे में। और हमारे यहाँ जो है 4 जो है जलवायु प्रदेश है, उनके बारे में भी आप याद रखिएगा। उसमें विंध्य प्रदेश का भी नाम आता है, जो है मध्य उच्च प्रदेश का भी नाम आता है, मालवा के पठार का भी नाम आता है, और एक और मुझे बताइएगा कौन सा नाम है, ठीक है। तो इसके बारे में, और मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की, है ना। इसके बारे में मालवा की जलवायु, इनके बारे में आप विशेष रूप से याद रखिए। तो और इसके बाद हम तीसरे जो बात कर लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है नदियाँ। मध्य प्रदेश की नदियाँ इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों
कि यहाँ से हमेशा आप लोगों को प्रश्न तो मिलने ही वाला है। मध्य प्रदेश की नदियों से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, और मैं एक जो है मैंने एक डायग्राम के हिसाब से बनाया था दोस्तों, मैं इसे अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दूंगा दोस्तों। इस आप जो है डायग्राम को पढ़िएगा। जो आपसे प्रश्न पूछा गया था ना उस बार, एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, सॉरी 2021 के, शायद 21 के प्रीलिम्स के, उसमें पूछा गया था कि जो चंबल नदी, जो बेतवा, सॉरी शायद आया था, जो चंबल नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, यह ऐसा कुछ पूछा गया था। तो यहाँ से प्रश्न बना था, और उस जो है मैं जो डायग्राम बनाया हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ उसको अगर पूरी तरीके से समझ लेंगे देखकर, तो आप कभी भी ऐसा प्रश्न गलती नहीं करेंगे। तो नदियों के बारे में, सभी नदियों के, मुख्य रूप से नर्मदा नदी और भी नदियाँ जितनी भी मध्य प्रदेश की हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका कहा जाता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं एक चौथे टॉपिक की। चौथा टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि नेशनल हाईवे के बारे में। दोस्तों नेशनल हाईवे हवाई अड्डे, चलने वाले हवाई अड्डे, बिना चलने वाले हवाई अड्डे, जैसे पन्ना है, पन्ना का जो है बिना चलने वाला है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, मैं अपनी भाषा में बोल दे रहा हूँ। अगर आप लोग गाँव से होंगे समझ रहे होंगे लोग, मतलब जो अभी मतलब कार्यरत नहीं है, ऐसे उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल हाईवे के बारे में किसकी लंबाई कितनी है, नए पुराने, सॉरी पता नहीं क्यों अभी रात है ना, अभी दोस्तों शायद 3 बजा हुआ है सुबह के, 3 बज चुके हैं, 3:30 बज रहे होंगे, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग अगर उठ गए हों तो ठीक है, नहीं तो कल से उठ जाइएगा, नहीं तो ऐसे झापड़ लगाएंगे, नहीं तो ठीक है ना। और पढ़ाई करिए दोस्तों, ऐसे मस्ती में नहीं चलेगा, रात भर पढ़ाई। जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ दोस्तों रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, किसी टाइम को नहीं देखता है ना, जब मुझे नींद नहीं आती दोस्तों, मैं जब पढ़ाई करते बैठता हूँ उसके बाद जब, और मुझे वीडियो भी आप लोगों के लिए देना होता है, तो दोस्तों मुझे रात में नींद नहीं आती। आप लोगों को कैसे नींद आ जाती है मुझे ये समझ में नहीं आता। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में। दोस्तों मैं ऐसे बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। मध्य प्रदेश की जाति और अनुसूचित जाति SC/ST जो है, और कुछ विशेष अनुसूचित जाति और जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में, मध्य प्रदेश की लोक कलाओं के बारे में, लोक संस्कृति के बारे में, मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला के बारे में, मध्य प्रदेश की और जो है कलाओं के बारे में, और मध्य प्रदेश के राजवंश, प्रमुख राजवंश के बारे में, चाहे वो सिंधिया रियासत हो, चाहे वो भोपाल रियासत हो, चाहे गोंडवाना रियासत हो, जो भी हो, सभी के बारे में आपको पढ़कर जाना है ना। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से जो है, इसके बाद आप विश्व के भूगोल को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही, और जो है मध्य प्रदेश में नदियों के साथ साथ आपको मध्य प्रदेश की विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं से तो जरूर आपको, चाहे वो जमाने के लिए आ जाए, जोड़ी बनाने के लिए, चाहे जैसा भी प्रश्न, लेकिन आपको मिलेगा, ठीक है ना, इसको छोड़िएगा नहीं आप। मध्य प्रदेश के खनिज के बारे में, कोयला खनिज, डायमंड खनिज के बारे में, हमारे पन्ना में जो है अभी जो है, जो भी है हम बाद में चर्चा करेंगे कभी, पन्ना, डायमंड सिटी ऑफ पन्ना, यहाँ के बारे में तो यहाँ विख्यात है हमारा हीरा से दोस्ती कर लीजिए अगर आप लोगों को MPPSC प्रीलिम्स या मेंस को निकालना है, क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि हीरे से कोई बहुत इम्पोर्टेंट खनिज है हीरा। और कुछ और भी बालाघाट की खदानें हैं, कुछ मझगांवा खदानें हैं हीरे से संबंधित, कुछ बालाघाट की खदानें जो तांबा और मैग्नीशियम से आदि से संबंधित है, और चूना नगरी कटनी को कहा जाता है, शायद आप याद रखिएगा, ठीक है, इनके बारे में। और इसके बाद हम कुछ प्रमुख पशुपालन और कृषि के बारे में, कृषि आधारित उद्योगों के बारे में, उनके बारे में दोस्तों। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं विश्व के भूगोल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपको अगर आप चाहें तो 5 दिन पढ़कर भी इसको पूरे के पूरे नंबर कवर कर सकते हैं दोस्तों। विश्व का भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल और केवल कुछ मुख्य रूप से
खनिजों के बारे में, किस जहाँ कौन सी जगह पर कौन से खनिज पाए जाते हैं, और इसके बारे में वन्य जीवों के बारे में, जो मुख्य रूप से वन या राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य, उनके बारे में, कुछ सफारी के बारे में, अभ्यारण्यों के बारे में। और इसके बाद आप याद रखेंगे वहाँ की कुछ पॉपुलेशन के बारे में, किसका क्या स्थान है। जैसे जो अभी तो हमारा इंडिया नंबर 1 पर चल रहा है, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई, तो इसके कारण से आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी चाइना जो भी हो देख लीजिएगा, अपडेट रहिएगा। और जो भी है क्षेत्रफल के हिसाब से, उनका जनसंख्या के हिसाब से, लिंगानुपात, उनकी थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जाता है उनके यातायात के बारे में, कितने जो है महाद्वीपों के बारे में, हमेशा महाद्वीपों को जनसंख्या के हिसाब से कौन है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है, इनके बारे में। महासागरों के बारे में 5 महासागर हैं जो भी हैं, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जो भी है। पर्वतों के बारे में आप लोग, और विश्व के प्रमुख कृषि संसाधनों के बारे में, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। इसके बाद मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था पर आप आएंगे, और संवैधानिक व्यवस्था में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल हो गया, विधानसभा, मुख्य रूप से उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ। सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पढ़कर जाइए। फिर यहाँ मध्य प्रदेश की जनगणना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनगणना। आपने इसको देखा भी नहीं होगा दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूँ कि 50% लोगों ने अब तक इसका रिवीजन नहीं किया हुआ, क्योंकि उनको कठिनाई लगती है, कठिन लगता है रिवीजन करने में। और दोस्तों मैं बता दूं कि दोस्तों आपको कोई भी टॉपिक कठिन कब लगता है, जिस टॉपिक को आप समय कम देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों जो टॉपिक आप लोगों को कठिन लगे ना, उसी टॉपिक को आप सबसे ज़्यादा समय दीजिए, उसी टॉपिक को। क्योंकि अब आपको कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आपने उसे समय नहीं दिया। आप अपने आप से पूछिए कि आपने क्या समय दिया है उस टॉपिक को, पूछिएगा, तो आपका जो दिल करेगा जवाब देगा नहीं। तो आप उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है समय दें, और वो आपको भी देगा। इसके बाद यूनिट 9 की बात कर लेते हैं। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं, यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक के ICT के बारे में, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें आप लोग सबसे ज़्यादा ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस के बारे में पढ़ के जाएंगे। इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेट, ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस, और कुछ कंप्यूटर के बारे में अगर आप इतना। और एक टॉपिक और है, क्या बोलते हैं, इसमें दिख रहा है AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में। केवल आप इन टॉपिकों को भी पढ़ लेते हैं। और रोबोटिक्स के बारे में, रोबोटिक्स, इंटरनेट, ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स, और बस, और कंप्यूटर। अगर आप 5 से 6 इन छोटे छोटे टॉपिक को भी